नमस्कार। आज मैं संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला लेकर आई हूँ। इसके पहले की क्लास में हमने 1 से 50 तक प्रश्नों को देखा था और आज हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप संगीत से जुड़ी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप वीडियो को अभी से लाइक कर दें और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए समय को व्यर्थ न गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं? आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल 3 माने हैं। ऑप्शन नंबर 4, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आचार्य बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतरालों के नाम क्या हैं? आचार्य बृहस्पति ने जो श्रुति अंतराल बताए थे वह क ख ग के नाम से बताए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क ख ग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है? तो सबसे बड़ा श्रुति अंतराल था उनका क। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क। अगला प्रश्न, पंडित ओंकार नाथ ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? पंडित ओंकार नाथ ने लघु, कोमा, लीमा के नाम से श्रुति अंतराल बताया था और उनका सबसे छोटा श्रुति अंतराल होगा ऑप्शन नंबर 1, कोमा। अगला प्रश्न, पंडित ओंकार नाथ द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कितने हैं? यहाँ पे होगा श्रुति अंतराल। पंडित ओंकार नाथ द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल थे 3। ऑप्शन नंबर 4, 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है? तो उन्होंने लघु, कोमा, लीमा के नाम से बताया था। सबसे बड़ा श्रुति अंतराल उनका लीमा है। ऑप्शन नंबर 3, लीमा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आचार्य बृहस्पति द्वारा धैवत स्वर की निम्न में से कौन सी श्रुतियाँ हैं? आचार्य बृहस्पति द्वारा धैवत स्वर की निम्न में से कौन सी श्रुतियाँ हैं? तो धैवत स्वर की श्रुति है ऑप्शन नंबर 2, क ख ग। अगला प्रश्न, आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई षड्ज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या है? आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई षड्ज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ग क ख ग। अगला प्रश्न, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियों का क्रम क्या रखा था? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियों का क्रम रखा था कोमा, लघु, लीमा, कोमा। ऑप्शन नंबर 3, कोमा, लघु, लीमा, कोमा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रंथकार ने स्वर को आकाश तथा श्रुति को पक्षी का विशेषण दिया है? किस ग्रंथकार ने स्वर को आकाश और श्रुति को पक्षी कहा है? तो इसका सही जवाब होगा दामोदर पंडित। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दामोदर पंडित ने स्वर को आकाश और श्रुति को पक्षी कहा था। अगला प्रश्न, महर्षि भरत ने पहली श्रुति को क्या नाम दिया है? तो महर्षि भरत ने पहली श्रुति को नाम दिया है प्रीति। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दत्तिल ने पहली श्रुति को किस नाम से पुकारा है? दत्तिल ने अपनी पहली श्रुति को नांदी के नाम से पुकारा है। ऑप्शन नंबर 3, नांदी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भाव तथा रसोत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? श्रुतियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, श्रुतियों की निम्न में से कौन सी 5 जातियां हैं? श्रुतियों की जातियां हैं दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्या। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है?
ईरानी संगीत में श्रुतियों को हंगाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये एक ही प्रश्न दो बार आ गया है। अगला देखते हैं। ईरानी संगीत में कितने हंगाम माने गए हैं? ईरानी संगीत में श्रुतियों को हंगाम कहा जाता है और हमारे यहाँ 22 श्रुतियाँ मानी जाती है, लेकिन ईरानी संगीत में 24 श्रुतियाँ यानी कि 24 हंगाम माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 24। नेक्स्ट है, श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया था? श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया था? तो सबसे पहले इनका वर्णन किया था नान्य भोपाल ने। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विद्वान ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है? निम्न में से किस विद्वान ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित भातखंडे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे भातखंडे होगा। पंडित भातखंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित भातखंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? ये आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, पहली श्रुति पर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाद्य यंत्र पर सारना हो सकती है? बांसुरी, सितार, वायलिन या सभी में? तो जो सारना पद्धति है वो सितार पर हो सकती है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सितार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, मंद सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी गई है? तो एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती हैं, तो चाहे वो मंद सप्तक हो, मध्य सप्तक हो या तार सप्तक हो, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 22। अगला प्रश्न, त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो 3 श्रुतियों वाले स्वर होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो 3 श्रुतियों वाले स्वर को लघु स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 लघु स्वर। अगला प्रश्न, द्विश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 श्रुति वाले स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? अर्ध स्वर के नाम से। ऑप्शन नंबर 3 अर्ध स्वर। अगला प्रश्न, चतुश्रुतिक स्वरों का दूसरा नाम क्या है? यानी कि 4 श्रुतियों वाले स्वरों का दूसरा नाम क्या है? तो उन्हें पूर्ण स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पूर्ण स्वर। दक्षिणी संगीत में कितनी श्रुतियाँ प्रचलित है? तो दक्षिणी संगीत में भी 22 श्रुतियाँ ही प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 1 22 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, महर्षि भरत ने श्रुति संवाद के अंतर्गत कितनी प्रकार के श्रुत्यंतर माने हैं? तो महर्षि भरत ने श्रुति संवाद के अंतर्गत 4 प्रकार के श्रुत्यंतर माने थे। ऑप्शन नंबर 3 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? पाश्चात्य संगीत में श्रुति को माइक्रोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर माइक्रोटोन। अगला प्रश्न, 7 स्वरों के समूह को क्या कहा जाता है? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अनुदात्त स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? तो अनुदात्त स्वर में 3 श्रुतियाँ थीं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त में 4, अनुदात्त में 3 और स्वरित में 2 श्रुतियाँ होती है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3। अगला प्रश्न, स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों के स्वर थे? तो अभी मैंने बताया स्वरित में 2 श्रुतियाँ थी। ऑप्शन नंबर 3 2 इज द राइट आंसर।
उदात्त स्वर में कितनी श्रुतियाँ थी? उदात्त में 4 श्रुतियाँ थी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में स्वस्ति को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पे स्वस्ति नहीं होगा, यहाँ पे स्वरित होगा। आई थिंक यहाँ पे स्वरित होगा। प्राचीन काल में स्वरित को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में स्वरित को स्वार नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, स्वार। अगला प्रश्न, महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया? महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर मध्यम को स्थापित किया। ऑप्शन नंबर 3 मध्यम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया था? तो महर्षि भरत ने 22वीं श्रुति पर निषाद को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 3 निषाद इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर कौन सा स्वर था? तो भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर अंतर्गंधार था। ऑप्शन नंबर 2 अंतर्गंधार। अगला प्रश्न, प्राचीन समय में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित था? काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित था? तो वो था हमारा दूसरी श्रुति पर। ऑप्शन नंबर 4 2। अगला प्रश्न, गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? गंधार जब 2 श्रुति ऊंचा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? तो वो अंतर्गंधार कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अंतर्गंधार। अगला प्रश्न, गंधार जब अपने स्थान से 1 श्रुति चढ़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? जब 2 श्रुति चढ़ता है तो वो अंतर्गंधार कहलाता है, और जब वो 1 श्रुति चढ़ेगा तो वो साधारण गंधार कहलाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 साधारण गंधार। अगला प्रश्न, यदि कोई स्वर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, स्वर, यदि कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था की अपेक्षा चढ़ गया परंतु वह अगले स्वर तक न पहुंचा तो ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? यदि कोई स्वर 1 श्रुति चढ़ गया है लेकिन वह अगले स्वर तक नहीं पहुंच पाया, ऐसे कुछ अगला स्वर का नाम नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है साधारण, यानी ऑप्शन नंबर 3 साधारण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं? महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं? तो उन्होंने भी 7 शुद्ध स्वर माने हैं। ऑप्शन नंबर 3 7 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, महर्षि भरत ने कितने विकृत स्वर माने हैं? तो महर्षि भरत ने 2 विकृत स्वर माने थे, अंतर्गंधार और काकली निषाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, महर्षि भरत के विकृत स्वरों के क्या नाम थे? महर्षि भरत के विकृत स्वरों के नाम थे अंतर्गंधार तथा काकली निषाद। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अंतर्गंधार और काकली निषाद। अगला प्रश्न, स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त होता है? स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सबसे पहले प्राप्त होता है? तो वो था मतंग का बृहद्देशी। ऑप्शन नंबर 1 बृहद्देशी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, श्रीनिवास ने कितने विकृत स्वर माने हैं? श्रीनिवास ने 5 विकृत स्वर माने हैं। ऑप्शन नंबर 4 5 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है? ईरानी संगीत में स्वरों को मुकाम कहा जाता है, श्रुतियों को हंगाम कहा जाता है और स्वरों को मुकाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मुकाम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, कुल कितने मुकाम माने गए हैं?
यानी ईरानी संगीत में स्वरों को मुकाम कहा जाता है, तो उन्होंने कुल कितने मुकाम माने हैं? उन्होंने कुल 12 मुकाम माने हैं। ऑप्शन नंबर 3 12 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वीणा की तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने बनाई थी? वीणा की तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने बनाई थी? तो वो अहोबल ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर 1 अहोबल इज द राइट आंसर। अगला, प्राचीन समय में दो स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था? तो दो स्वरों से युक्त गायन गाथिक कहलाता था। आर्चिक, गाथिक और सामिक, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। दो स्वरों से युक्त गायन को गाथिक कहते थे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते थे? दो स्वर से युक्त गायन को गाथिक कहते थे और एक स्वर के गायन को आर्चिक कहते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आर्चिक इज द राइट आंसर। एक स्वर से गायन को आर्चिक, दो स्वर से गायन को गाथिक और तीन स्वर से जो गायन होता था उसको सामिक कहते थे। ये हमारे इस प्रश्न में आ गया। तीन स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहते थे? एक स्वर से गायन को आर्चिक, दो स्वर से गायन को गाथिक और तीन स्वर से गायन को सामिक कहते थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे के प्रश्नों को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे जल्दी से लाइक कर दें, यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, इससे कि आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।